क्लास लाइव हो गई। अब मैं पूछ रहा हूं फोन करके क्लास लाइव हो गई क्या? वो कह रहे सर बहुत देर की लाइव हो गई। अब पता ही नहीं चला, मैं बातों में मशगूल हो गया फोन पे सर के साथ। नमस्ते। नमस्ते। सच में नहीं पता चला यार, लिटरली मैं तो फोन करके बोलूं क्लास लाइव हो गई क्या? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आप सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद। मैं अपनी कहानी की आज एक ऐसी घटना से शुरुआत करूंगा जिस घटना ने भारत के इतिहास को बदल दिया। घटना क्या थी? मार्च 1707 की बात है, औरंगजेब मर गया। औरंगजेब मरा, वो जैसा भी था पर भारत का शहंशाह था। तानाशाही से सत्ता चलानी उसे आती थी, सत्ता चला के ले गया, हिंदुस्तान का मालिक था वो बात अलग है कि वो जूझ रहा था अंदर खाने मराठों से, सिखों से, इन सब से। फिर भी दबदबा था, फिर भी एक दबदबा था। कहानी आज आधुनिक भारत की, कहानी एक बादशाह की मौत की, जिस बादशाह की मौत के बाद साम्राज्य बिखर गया। बिखरता हुआ साम्राज्य उन ताकतों के लिए एक मौका था जो बहुत दिनों से इस चीज का इंतजार कर रही थी। कौन सी थी वो ताकतें? द यूरोपियन पावर्स। जो यूरोपीय शक्तियां थी वो इस चीज का इंतजार कर रही थी। आखिरकार एक शक्ति नीचे गई, कंपनी आगे आई और भारत में लोगों ने कह दिया आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। हेडिंग डालिए, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी की शुरुआत औरंगजेब। ये सवाल जो है मुझे बड़ा गुस्सा देता है। गुरुजी इतिहास कब तक खत्म होगा? भैया मुझे नहीं पता, पढ़ लो अभी यार। शुरुआत हुई है, जुम्मा जुम्मा एक दिन हुआ, कल इंट्रोडक्शन था, आज मैं पढ़ा रहा हूं, तुरंत ये सवाल कर दिया जी। पढ़ो पहले। देखिए, ये घटना मार्च 1707 की है। मार्च 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब मर जाता है। में मुगल बादशाह मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके पुत्र, जैसा कि मुगलों में एक परंपरा थी, पिता के मरते ही बेटे आपस में लड़ना शुरू कर देते थे। है ना? और उसके पुत्र सत्ता के लिए आपस में लड़ते हैं। सत्ता को लेकर क्या करते हैं? आपस में लड़ते हैं। जिसे हम उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। मुगलों की एक परंपरा थी, जीते जी किसी को बताते नहीं थे कि यार गद्दी पे ये बैठ जाना। अब मरने के बाद हर आदमी गद्दी की चाहत में है, झगड़ा तो होगा ही होगा, है ना? अब तुम यहां देखो, जो हमारे राजा थे प्राचीन भारत में, वो बता देते थे भाई ये युवराज है, मेरे बाद ये गद्दी पे बैठेगा, तो झगड़ा नहीं होता था। मरने से पहले पता थी, मरने के बाद ही पता थी राजा कौन बनेगा। मुगलों में ये परंपरा है नहीं। द माइट इज राइट इज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीत जाए भैया वो गद्दी पर बैठ जाना। अब सत्ता के लिए तो मारकाट मचनी लाजमी है भैया, सत्ता के लिए तो मारकाट मचेगी मचेगी। सत्ता कौन छोड़ देगा तुम ही बताओ मुझे? एक भी आदमी नहीं छोड़े। ठीक है।
सत्ता को लेकर आपस में लड़ते हैं और उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ। उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ, दैट इज वॉर ऑफ सक्सेसर। क्या शुरू होता है? वॉर ऑफ सक्सेसर की शुरुआत हुई। मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारा पहला सवाल यह है कि औरंगजेब के कौन से बेटे जिंदा थे? एक को तो उसने अपने सामने मार दिया था, मैंने कि हाँ अकबर टू बागी हो गया तो उसको तो अपने सामने मार चुका। फिर कौन सा अकबर का इसका लड़के जिंदा है औरंगजेब के? मैं बताता हूं। इसके 3 पुत्र जिंदा थे। इसके इस समय तीन जिंदा पुत्र हैं। शहजादा आजम, शहजादा मुअज्जम, शहजादा मुअज्जम जो इसका सबसे बड़ा बेटा है, शहजादा आजम, शहजादा आजम और एक है शहजादा कामबख्श। शहजादा कामबख्श। इनमें से जो ऊपर वाले 2 हैं वो ऊपर वाले 2 ज्यादा ताकतवर हैं, है ना। ऊपर वाले जो हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं। इन्हीं के बीच में युद्ध, इन्हीं के बीच में होता है। इनके ही बीच जजाओ का युद्ध लड़ा गया। क्या होता है? इन्हीं के बीच जजाओ का जो युद्ध लड़ा गया, दैट इज बैटल ऑफ जजाओ। बैटल ऑफ जजाओ लड़ा जाता है ईयर 1707। हेडिंग डालिए जजाओ का युद्ध। कौन सा युद्ध? द बैटल ऑफ जजाओ। जजाओ का युद्ध लड़ा गया। जजाओ का युद्ध। बैटल ऑफ जजाओ। जजाओ का बैटल देखिए किस किस के बीच में हो रहा है? प्रिंस मुअज्जम और आजम के बीच में। मुअज्जम वर्सेस आजम के बीच में हो रहा है। मुअज्जम और आजम के बीच में लड़ा गया। ये औरंगजेब के लड़के हैं। किस किस के बीच में भैया? मुअज्जम वर्सेस आजम के बीच में लड़ा गया। इसमें मुअज्जम की जीत हुई। किसकी जीत होती है? मुअज्जम की जीत हुई। ध्यान दीजिए किसकी होती है? मुअज्जम की जीत हुई और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा। जीत और बहादुर शाह फर्स्ट प्रथम की उपाधि ली। मुअज्जम took the title of इसी ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा है। ये लोकेशन हमारे पास इटावा के पास पड़ती है जगह। ये है कौन, क्या नाम है? भिथरिया जी। इटावा के आसपास है ना ये जगह, आगरा से ऊपर इटावा के आसपास ये जगह है। टुक द टाइटल ऑफ बहादुर शाह।
बहादुर शाह का टाइटल लेता है। तो औरंगजेब की मौत के बाद औरंगजेब की मौत के बाद जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा पहली बार, वो बहादुर शाह प्रथम है। इसी का लड़का है। 62 से 63 साल का आदमी था। जिस उम्र में आदमी मर जाते हैं उस उम्र में तो ये बादशाह बन गया। ठीक है, चलिए, बहादुर शाह प्रथम, गद्दी पर कौन बैठा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 तक रहा। ठीक है, देखिए, इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, बल्कि देखिए, इसे शाह ए बेखबर कहा गया है। इसे शाह ए बेखबर कहा गया। क्या कहा गया है? शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर क्या कहा गया है? इसे शाह ए बेखबर कहते हैं। और ऐसा कहने वाला इतिहासकार खफी खां थे। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा है इतिहासकार खफी खां के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? इतिहासकार खफी खां के द्वारा। अभी तुम देखोगे ये बात कि इसके जो आने वाले लोग हैं, है ना, इसके जो आने वाले लोग हैं, आपको ऐसा लगेगा वो बादशाही क्यों बन रहे हैं? अगर उन्हें मरना ही है, उन्हें ऐसे ही उल्टे पुल्टे काम करने हैं, तो वो लोग बादशाह बन क्यों रहे हैं? तो फिर एक व्यक्ति थे, सिडनी ओवन, उन्होंने कहा कि ये आखिरी आदमी है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, है ना, ये आखिरी मुगल बादशाह है जिसके बारे में चंद अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। देखिए, सिडनी ओवन ने कहा है यह आखिरी मुगल बादशाह है, यह आखिरी मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह, यह आखिरी मुगल बादशाह है जिसके बारे में चंद अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। चंद अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। द लास्ट एम्परर हु डिजर्व सम फ्यू गुड वर्ड्स। लास्ट एम्परर, ठीक है, द लास्ट एम्परर द लास्ट एम्परर who deserve some few good words, जिसके बारे में तुम कुछ अच्छी बातें कह सकते हो। बोले जी इसके बाद क्या है? बोले इसके, अभी तुम खुद देख लेना,
इनके बाद जो मुगल बादशाह आएंगे वो कैसे आदमी हैं, तुम खुद कहोगे महाराज माफ करो ये कैसे लोग हैं यार। ठीक है, ये बात इतिहासकार सिडनी ओवन ने कही। किसने कही है? बाई हिस्टोरियन सिडनी ओवन। किसने कही है? यह बात इतिहासकार सिडनी ओवन ने कही है। ठीक है, चलो, जिस समय यह गद्दी पर आया उस समय भारत में एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि हर तरफ मुगल साम्राज्य के दुश्मन बैठे थे। अब देखो, मैं दुश्मन कहूं, आप में से कुछ लोग ऐसे कहेंगे जी दुश्मन थोड़ी थे, अपनी अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, तो बात तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन मुगल साम्राज्य के वो दुश्मन ही थे। देखिए इस समय, देखिए इसके समय से ही, इसके समय से ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। मुगल साम्राज्य का स्पष्ट पतन शुरू हो गया था। स्पष्ट पतन प्रारंभ हो गया। It was the start of declination of Mughal Empire. It was the start of declination of Mughal Empire. Of Mughal Empire. मुगल साम्राज्य का स्पष्ट पतन। गुरुजी स्पष्ट क्या होता है? देखो, मुगलों में गड़बड़ है, यह बात तो पहले से ही पता चल रही थी, या आज न कल दिक्कत होनी ही होनी है, लेकिन एकदम स्पष्ट हो गया कि अब मुगल ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। देखिए इसमें, इस पतन में अब ये बताओ, इस मुगलों के इस खात्मे में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? गुरुजी वो और ताकतें जो भर रही थी, सही बात है, और स्थानीय ताकतें। इस पतन में स्थानीय ताकतों का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। रीजनल पावर्स आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन इट। रीजनल पावर्स are playing important role in it। ठीक है, चलिए इस समय कौन सी स्थानीय ताकतें थी? इस समय की स्थानीय ताकतें, इस समय की कौन सी स्थानीय ताकतें थीं जो मुगल साम्राज्य को परेशान कर रही थी, और बहादुर शाह प्रथम ने उनको कैसे मैनेज किया? ठीक है सर, बाइलिंगुअल मत पढ़ाइए, ज्यादा समय लगता है, तुम नहीं समझे कभी जिंदगी मेरी मजबूरी, बताइए कैसे करें, आप ही बताओ। हिंदी वाले को इंग्लिश पसंद नहीं, इंग्लिश वाले को हिंदी पसंद नहीं, जिनको थोड़ी बहुत दोनों भाषाएं आती हैं उन्हें बाइलिंगुअल पसंद नहीं, तो ऐसे में तो टीचर फंस गया ना।
क्यों जी भैया, गलत कह रहे हो तो बताओ। बाइलिंगुअल तो पढ़ना पड़ेगा, बच्चे तो सारे ही होते हैं बाबू। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के हिंदी वास्तव में नहीं समझ में आती है। हालांकि ये एक खराब स्थिति है, लेकिन नहीं आती समझ में कई बार, तो क्या करोगे। इस समय की स्थानीय ताकतें, द रीजनल पावर ऑफ दैट टाइम। रीजनल पावर ऑफ दैट टाइम। उस समय की स्थानीय ताकतें हैं। कौन सी स्थानीय ताकतें हैं उस समय। देखिए, ये भारत है। यहां पर देखिए, उत्तर में सिख साम्राज्य का उदय हो रहा था। दिल्ली के आसपास जाट राजपूत रियासतें आगे आ रही थी। दक्षिण में मराठों का बोलबाला था। मराठों से पार पाना आसान नहीं है। यहां पर अवध था और आने वाले समय में बंगाल था। मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी लिखी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखो। कौन सा था। पंजाब, यहां पर गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 बेटे मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं, 4 साहिबजादे। मथुरा के आसपास जाट चूड़ामन सिंह, चूड़ामन सिंह, बदन सिंह, बदन सिंह, सूरजमल, सूरजमल, जाटों के नेपोलियन। ठीक है, बंगाल, बंगाल आने वाला समय है, मुर्शिद कुली खान आजाद करा लेगा। मुर्शिद कुली खान। ठीक है, अवध आने वाले समय में यह भी स्वतंत्र होना है। अवध सादात खान स्वतंत्र कराएगा। सादात खान क्या करा लेगा, स्वतंत्र करा लेगा। मराठे, मराठे छत्रपति शाहू, छत्रपति शाहू। राजपूतों में 2 रियासत, राजपूतों में 2 रियासत बहुत मैटर कर रही हैं। राजपूतों में 2 रियासत। एक रियासत का नाम है आमेर। कौन सी है जी, आमेर की रियासत है। कौन, आमेर। दूसरी रियासत है ना, गोकुला जाट, जिसने बगावत की थी औरंगजेब के समय। ठीक है, गोकुला जाट जिसने बगावत की थी, है ना। आगे देखिए, मारवाड़, मारवाड़ अजीत सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह आमेर के जैसे। कुल मिलाकर बात यह थी
कि अंग्रेजों को, सॉरी, मुगल बादशाहों को इस बात का खूब डर है कि क्या होगा, क्या होगा, खूब डर है इन्हें इस बात का। ठीक है, बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि इसने सभी स्थानीय ताकतों से दोस्ताना संबंध स्थापित कर लिए थे। इस पॉइंट को लिखिए। बहादुर शाह प्रथम सभी स्थानीय ताकतों से दोस्ताना संबंध स्थापित कर लेता है। बहादुर शाह प्रथम ने बहादुर शाह फर्स्ट सभी के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित कर लेता है। तो हो गई ना बात कि आखिरी मुगल बादशाह जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, है ना। साउंड थोड़ी सी गूंज रही है, अभी किसको ठीक करो। चलिए साहब, वर्ष 1712 में इसकी मृत्यु हुई। वर्ष 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। वर्ष 1712 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसके पुत्रों के बीच में झगड़ा होता है। पुत्रों के बीच क्या हो जाता है, विवाद। मतलब कुल मिला के बात यह है, द अगेन वॉर ऑफ सक्सेशन ना। इसके पुत्र थे, दैट इज वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन, इसके पुत्र थे इसके पुत्र हैं जहांदार शाह, जहांदार शाह, जहान शाह, अजीम उस शान, अजीम उस शान, और एक लड़का था रफी उस शान। अजीम उस शान और रफी उस शान। भैया इसमें कौन जीता, ये इंग्लिश में लिख लेना, ये सब प्रॉपर नाउन है, नाम ही है सारे। ठीक है, बीबी फिदवा कौन थी, अभी आएगी बीबी फिदवा फर्रुख शेर के समय में। अगर इस समय, जिस समय टाइम पीरियड चल रहा है, अगर तुम किसी लड़की का जाम जानना चाहते हो तो वो जूलियाना थी, जो बहादुर शाह प्रथम की प्रेमिका है, वीर। तो जो बीबी फिदवा है वो फर्रुख शेर के समय में आएगी, उसका बड़ा रोल था, है ना। अच्छा, ठीक है, गुड़िया ठाकुर यही स्पीड रहेगी, स्पीड नहीं चेंज होगी। अब तुम इसको 27 बताओ या 30 बताओ, इससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलो बेटा पढ़ा करो, पढ़ाना कम सिखाना चाहिए। ठीक है, इसमें जहादार शाह की जीत हुई, इसकी जीत होती है और ये नया बादशाह बना। और यही व्यक्ति क्या बना, बादशाह बना।
आइए साहब, हमारा अगला बादशाह जहादार शाह। अगला बादशाह है जहादार शाह। जहानदार शाह। जहादार शाह। नसीब कुछ ऐसा था कि एक ही साल बादशाह रहा ये क्या रहा, एक ही साल बादशाह रहा, 1712 से 1713 तक। बारह से 1713 तक। इसे लंपट मूर्ख कहा गया है। क्या कहा गया है? लंपट मूर्ख। क्या कहा गया है? इसे मूर्ख कहा गया है। ठीक है। इसके समय में क्या था इसके मीर बख्शी का नाम? जुल्फिकार खान। इसके समय में सारी शक्ति इसके मीर बख्शी के हाथों में थी, जिसका नाम था जुल्फिकार। क्या नाम था? जुल्फिकार। हाँ, वेरी गुड, प्रबल ने सही बताया। ठीक है, ठीक है। मृत्युंजय कह रहे हैं आप हर बैच में सेम ही क्यों पढ़ाते हो? अरे मैं टीचर हिस्ट्री का हूं, तो बताओ मैं यहां पर सचिन तेंदुलकर को कहां ले आऊं? तुम्हें बताओ। अब मैं टीचर जब हिस्ट्री का हूं बाबू, तो मैं यार जादार साहब को जादार साहब तो पढ़ाऊंगा, मैं जागिंदर प्रो कैसे बता दूं इसे यार? इसके समय में सारी शक्ति जुल्फिकार खां के हाथों में थी। जुल्फिकार खां के हाथों में थी। द पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ जुल्फिकार खां। द पावर इज सेंट्रलाइज्ड द पावर इज सेंट्रलाइज्ड in the hand of Zulfikar Khan. In the hand of Zulfikar. देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना। यहां से कई बार सवाल पूछा गया कि हु इज जुल्फिकार खान? जुल्फिकार खान कौन है? जुल्फिकार खान देखो दादा, जो जुल्फिकार खान है वह यह इस समय मीर बख्शी के पद पर था। सवाल यही पूछा गया था कि मीर बख्शी क्या होता है। यह इस समय मीर बख्शी के पद पर है। यह इस समय मीर बख्शी के पद पर था। मीर बख्शी के पद पर था। क्या था ये? मीर बख्शी है भैया। कौन है दादा? मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन होता है? मीर बख्शी होता है सुप्रीम मिलिट्री कमांडर, अर्थात सर्वोच्च सेनापति।
अर्थात सर्वोच्च सेनापति है ये। द सुप्रीम मिलिट्री कमांडर है। सुप्रीम मिलिट्री कमांडर क्या है ये? सर्वोच्च सेनापति था, मीर बख्शी है ये इस समय। और ये पूछा गया था कि मीर बख्शी कौन होता है, तो मीर बख्शी मुगल सेना में सर्वोच्च मिलिट्री कमांडर होता है। ठीक है, ठीक है शिवानी, ओके मैं मैनेज करता हूं बेटा। तो ही वॉज मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन है ना? सुप्रीम मिलिट्री कमांडर। आगे देखिए, ये ईरानी ग्रुप का सदस्य था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईरानी ग्रुप? ईरानी ग्रुप क्या होता है? देखो उस समय ना मुगल दरबार में ग्रुप चलते थे भैया, ग्रुपिज्म, गुटबंदी जहां होगी वहां का नाश होना तय होता है ना। जहां पर भी गुटबंदी होगी वहां कोई चीज चल ही नहीं सकती, गुटबंदी से चीजें नहीं चलती है ना। ग्रुपिज्म जिसे कहते हैं, जब दुर्बी संधि होती है, तो यहां पर ग्रुपिज्म हो रही थी। यह ईरानी ग्रुप का सदस्य था। यह ईरानी ग्रुप, ईरानी गुट का सदस्य था। यह ईरानी गुट का सदस्य था। ही बिलोंग्स टू ईरानी ग्रुप। He belongs to ईरानी ग्रुप। ये किसका है? ईरानी ग्रुप का सदस्य हुआ करता था। अब सवाल यह आता है कि क्या है ये ग्रुप? नोट कीजिएगा, नोट। देखिए मुगल दरबार में बहुत सारे गुट हुआ करते थे, नोट करके लिखना। मुगल दरबार में बहुत सारे गुट हुआ करते थे। मुगल दरबार में उस समय बहुत सारे गुट थे, बहुत सारे गुट थे, जिनकी कोशिश यही रहती थी कि हमारे पक्ष का आदमी बादशाह बन जाए, है ना। इसके लिए झगड़े भी होते। देखिए देयर वाज ए ग्रुपिज्म, इट वाज ए ग्रुपिज्म it was a groupism in मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में बहुत सारी गुटबंदियां उस समय चल रही थी। जैसे कौन से गुट थे, ये जानना हमें इंटरेस्ट भी है और पता भी होना चाहिए। लाइक कैसे कैसे गुट थे? एक गुट था, है ना, श्रवण तेजा जी हाथ जोड़ के विनती करते हैं हम उन सभी लोगों से, भैया आप ही के लिए हम काम कर रहे हैं। आप में से ऐसा नहीं कि सब हिंदी मार, भैया नौकरी सिर्फ हिंदी वाले लेंगे। श्रवण, इंग्लिश वालों को क्या किया जाए बताइए? सोनू पटेल, क्या करूं? इंग्लिश वालों को नौकरी लेने का हक नहीं है, केवल हिंदी वालों को ही नौकरी लेने का हक है? तुम ही बताओ, जबकि ऐसा है नहीं, इंग्लिश वालों को भी उतना ही नौकरी लेने का हक है। आप क्लास का सम्मान कीजिए, आप सभी साथियों का सम्मान करें, है ना। हमारे यहां कहते हैं कि केवल अपने अपने बारे में ना सोचा जाए, सबके बारे में सोचा जाए बाबू। देखिए जैसे एक गुट सुन्नी मुसलमानों का था, जैसे एक गुट सुन्नी मुस्लिम्स का था, एक गुट भैया शिया मुसलमानों का था, एक उन मुसलमानों का गुट था जो पहले हिंदू थे, ठीक है, जो पहले हिंदू थे, कन्वर्टेड मुस्लिम थे, है ना, कन्वर्टेड थे, जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स का एक ग्रुप था, कन्वर्टेड मुस्लिम।
है ना। एक अफगानी मुस्लिम्स का एक ग्रुप था। एक गुट किनका था? जो अफगानी मुसलमान थे। ये सारे ही गुट इस चक्कर में रहते थे कि हमारा आदमी बादशाह बन जाए, है ना, कि हमारा आदमी बादशाह बन जाए। शिया मुस्लिम्स का गुट था। अब देखिए, जो सुन्नी मुसलमानों का गुट है उसे क्या कहते थे? इसे तुरानी ग्रुप कहा जाता था। इस ग्रुप को क्या कहते थे? दिस ग्रुप इज नोन एज द तुरानी ग्रुप। इसे तुरानी गुट कहते थे। ये जो शिया मुस्लिम्स का गुट है इसे ईरानी गुट कहते थे, ईरानी ग्रुप। अब ये जो जुल्फिकार खां है, जैसे जुल्फिकार खां, जैसे जुल्फिकार खां एक ऐसा ही आदमी है। कौन था? जुल्फिकार खां। ठीक है, आगे देखिए, जो धर्म जो परिवर्तित थे, जो पहले मुसलमान नहीं थे बाद में मुसलमान बन गए थे, इस गुट को हिंदुस्तानी गुट कहते हैं। इसी ग्रुप में अभी आप आगे एक नाम पढ़ेंगे, सैयद बंधु, वो इसी गुट के नेता हैं। इसी गुट में थे कौन? सैयद ब्रदर्स, इसी गुट में। अफगानी मुसलमानों के गुट को अफगानी मुसल गुट ही कहते थे। एक और गुट था जिसे अफगानी गुट कहा गया। ये गुट भी जो है, जो ग्रुपिज्म मुगल कोर्ट में हो रही थी, ये ग्रुपिज्म भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण थी। मुगल साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण थी, जिसे ग्रुपिज्म इन मुगल कोर्ट कहते हैं। ठीक है, फाइनली बात ये निकल कर आएगी कि जहादार शाह की हत्या कर दी गई, है ना। क्या कर दी जाएगी? जहादार शाह की हत्या कर दी जाएगी। जहादार शाह की हत्या मेरी जुबानी सुनोगे आप कल। ठीक है, कल सुनेंगे आप कि कैसे जहादार शाह की हत्या कर दी गई। ठीक है बेटा, बोलिए। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में खुद भी एडजस्ट करो। खुद से मतलब है कि बेटा इंग्लिश वाले हिंदी वालों का सम्मान करें और आपस में एक दूसरे का सम्मान करो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों ही तरह के स्टूडेंट होते हैं, तो ऐसे में समस्या बन जाती है नहीं फिर। चलिए बाबू, नमस्ते।